हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ रिग्रेशन। तो ये जो टॉपिक है ये बीए इकोनॉमिक्स के 5th सेमेस्टर के अंदर है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक को हम जो है दो पार्ट्स में बांट करके स्टडी करेंगे। एक तो रहेगा कि जो रिग्रेशन है उसका महत्व या उसकी उपयोगिता या उसके लाभ क्या क्या है, और दूसरा जो रिग्रेशन है उसकी लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या है, उसमें कमियां क्या है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना ये टॉपिक। जैसा कि हमने प्रतिगमन का टॉपिक डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमें ये पता था कि प्रतिगमन में कोई भी जो एक चर होता है उस चर का हमें मूल्य दिया गया होता है, और उस चर के दिए गए मूल्य के आधार पर हम दूसरे चर जिसका हमें पता नहीं होता है उस चर के बारे में पता लगाते हैं। जैसे हमारे पास में ये रिग्रेशन इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो इसमें हमारे पास में ए और बी जो कांस्टेंट है उनका मूल्य हमारे पास में होता है। उसके बाद हम प्रत्येक दी गई y की वैल्यू के आधार पर x के मूल्य का पता लगाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रतिगमन होता है वो किसी भी चर के दिए गए मूल्य के आधार पर दूसरे चर के जो मूल्य हैं उनका अनुमान लगाया जाता है। तो प्रतिगमन जो होता है वो किसी भी इकोनॉमिस्ट के लिए बड़ा लाभदायक होता है। एक देश की सरकार के लिए नीति निर्माण के लिए बड़ा लाभदायक होता है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में उसका बहुत अधिक महत्व होता है। और जो व्यापारी होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, उनके लिए भी जो है रिग्रेशन का काफ़ी महत्व है। तो अब हम एक एक करके इसके महत्व को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले श्रृंखला के अज्ञात जो चर होते हैं उनके मूल्य का अनुमान। रिग्रेशन का सबसे बड़ा जो महत्व है वो ये कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन के अंदर जो एक चर है उसकी वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू के आधार के ऊपर आप दूसरे चर के मूल्य का अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से कई बार कोई भी जो सीरीज होती है उसमें एक मूल्य दिए गए होते हैं, दूसरे मूल्य नहीं दिए गए होते, तो उनका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और उनमें जो संबंध की मात्रा का हमें पता लग जाता है तो उसके आधार पर हम एक चर का मूल्य दिए होने पर दूसरे जो अज्ञात चर है उसका पता लगा सकते हैं। जैसे सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, और हमें पता है कि जब कभी भी प्राइस बढ़ेगा तो उसके कारण सप्लाई में वृद्धि होगी, तो संबंध का भी हमें पता है। तो इसके बाद अगर हमें आने वाले समय में कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगता है तो उसके आधार पर हम ये पता लगा पाते हैं कि कीमतों में जो वृद्धि हो रही है उसकी वजह से जो है अनुमानित पूर्ति का स्तर क्या रहेगा। तो इस प्रकार से एक जो चर दिया गया होता है उस चर के आधार पर हम दूसरे अज्ञात चर के मूल्यों का अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा, संबंध की प्रकृति का ज्ञान। प्रतिगमन के विश्लेषण से संबंधित चरों में पाए जाने वाले संबंध की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है कि दो जो x और y है, इन दो वेरिएबल्स के बीच में जो है संबंध है वो कैसा संबंध है, इसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। दोनों में ऋणात्मक संबंध है क्या? ऋणात्मक संबंध का मतलब है अगर y की वैल्यू बढ़ रही है तो उसकी वजह से x की वैल्यू कम होगी, अगर y की वैल्यू कम हो रही है तो उसकी वजह से x की वैल्यू में वृद्धि होगी। तो इनके बीच में ऋणात्मक संबंध है या धनात्मक संबंध है, इसके बारे में हमें पता चलता है। तो प्रतिगमन जो होता है जो नेचर ऑफ रिलेशन है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। नेक्स्ट है भविष्यवाणी। प्रतिगमन से जो विभिन्न चर होते हैं उन चरों के बीच में संबंध के प्रकार का पता चलता है कि इनके बीच में पॉजिटिव संबंध है या नेगेटिव संबंध है। दूसरा, इनके बीच में पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का भी पता चलता है। तो इसके आधार पर हम किसी भी एक चर का जो मूल्य होता है उस मूल्य के आधार पर हम जो है दूसरे चर के जो है मूल्य का के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ वाई। तो इसके बारे में हमें अगर ये पता है कि जो कंजप्शन और जो इनकम है उसमें जो है एमपीसी जो होती है वही कंजप्शन को तय करती है। एमपीसी का लेवल 0.7 है, एमपीसी का लेवल है वो 0.7 है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि दीर्घकाल के अंदर अगर इनकम 100 करोड़ की है
तो हमें पता होगा कि उसके अंदर जो 70 करोड़ रुपए का कंजप्शन होगा। अब ये पता चलता है कि 2 साल के बाद में इनकम जो है वो एक देश के अंदर 300 करोड़ की हो जाएगी। तो उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो है वो कंजप्शन का लेवल जो है वो 210 करोड़ रुपए का रहेगा। तो इस प्रकार हमने जो कंजप्शन के बारे में भविष्यवाणी कर दी, किस आधार पर की हमने? पहले हमें जो रिग्रेशन था उस रिग्रेशन से कंजप्शन और जो इनकम है उनके बीच में संबंध का पता चला कि उनके बीच में क्या संबंध है, कितनी मात्रा में वो एक दूसरे से रिलेटेड है। और उसके बाद हमें जो है इनकम के बारे में अनुमान लगा और इनकम के आधार पर हमने भविष्यवाणी कर दी कि भी आने वाले समय के अंदर कंजप्शन का लेवल ये रहेगा। तो इस प्रकार इस प्रकार से जो कोरिलेशन होता है वो विभिन्न चरों के बारे में भविष्यवाणी करने में मदद करता है। इसमें हम आने वाले समय में मांग का अनुमान लगा सकते हैं, उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इससे हम आने वाले समय में ग्रोथ रेट के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न चरों के बारे में भविष्यवाणी करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आगे संबंध की मात्रा का अनुमान, जो प्रतिगमन होता है, रिग्रेशन होता है, उससे चरों में जो है संबंध का पता तो चलता ही चलता है। जैसे कि संबंध जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद अगर हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं तो ए और बी की वैल्यू जो है मिल करके जो है चरों के बीच में संबंध की मात्रा को तय करते हैं। तो ए और बी की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं ये हमने पहले ही देख लिया है। तो ए और बी की वैल्यू के आधार के ऊपर विभिन्न जो चर है उन चरों के बीच में हम संबंध की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। आगे नीति निर्माण में सहायक, प्रतिगमन से पहले किसी भी चर के भावी मूल्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो प्रतिगमन जो होता है वो हमें पहले से ही बता देगा कि भी कोई भी जो चर है उसका मूल्य क्या रहेगा। और फिर जो नीति निर्माता होते हैं उन वैल्यूज के आधार के ऊपर जो है आने वाले समय में नीति बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि भी प्रतिगमन से ये पता चला कि आने वाले समय के अंदर प्याज की जो भावी मांग है वो कम रहेगी, कि डिमांड जो है वो कम रहेगी प्याज की सप्लाई से। तो ऐसे में जो स्टॉक है वो अधिक होगा। सपोज कि वो ये जो है 10 करोड़ टन का स्टॉक जो है एक्स्ट्रा रह गया। तो इसके बाद में सरकार को जब इसके बारे में पता चला कि भाई प्याज की जो मांग है वो कम है इस बार इकोनॉमी के अंदर, तो उसमें सरकार जो है ये अवांछित स्टॉक ना रहे, जो प्रोड्यूसर है उनको नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार पहले से जो प्याज के निर्यात को बढ़ाने की पॉलिसी अपनाएगी। इसी प्रकार से अगर पहले से ये पता चल जाता है कि दाल की जो मांग है वो बढ़ने वाली है और दाल की मांग बढ़ेगी तो उसकी वजह से दालों की जो है कीमतों में वृद्धि होगी, तो इसके लिए सरकार जो है पहले से ही जो दाल है उनकी कीमतों को नियंत्रित करने की नीति अपना लेती है। इसी प्रकार से अगर हमें आने वाले समय में पहले से ही पता चल जाता है कि जो है बेरोजगारी वो बढ़ने वाली है, तो सरकार जो उस बेरोजगारी से निपटने के लिए पहले से पॉलिसी बना लेगी। तो इस प्रकार से जब प्रतिगमन जो है हमें भविष्यवाणी करने में मदद करता है और आने वाले समय के अंदर विभिन्न चरों के मूल्यों के बारे में हमें बताता है, तो उन मूल्यों के बारे में जो हमें अनुमान लगता है उसी अनुमान के आधार के ऊपर जो है आने वाले समय में नीति निर्माण किया जा सकता है। व्यापारियों के लिए महत्व, व्यापारी जो होते हैं वो लाभ उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। कोई भी व्यापारी होता है उसका मुख्य उद्देश्य देखिए लाभ कमाना होगा। अब एक व्यापारी को लाभ कब होगा? जब वो सामान बेच रहा है उस सामान की उसे अधिक कीमत मिलेगी। अगर उसको कम कीमत मिलेगी तो उसको जो है लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये जो कीमत जो होती है ये डिमांड और जो सप्लाई होती है उसकी शक्तियों के द्वारा तय होती है। तो ऐसे में अगर एक व्यापारी को ये लगता है कि भाई आने वाले समय में किसी वस्तु की मांग बढ़ने वाली है, तो वो व्यापारी जो है उस वस्तु की पहले से ही अपने पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक कर लेगा, क्योंकि उसको पता है जैसे ही मांग बढ़ेगी वैसे प्राइसेस बढ़ेंगे और प्राइस बढ़ने की वजह से जो उनको अधिक लाभ होगा। इसी प्रकार से अगर व्यापारियों को अनुमान हो जाता है कि आने वाले समय के अंदर वस्तुओं की मांग कम होने वाली है, इसका मतलब वो अधिक स्टॉक नहीं करेंगे और वो अपने पास में जो स्टॉक है उसको भी जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से व्यापारी जो होते हैं, व्यापारियों को जो है प्रतिगमन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक चर होते हैं उनके भावी मूल्यों के बारे में पता चलता है और उन मूल्यों के आधार के ऊपर वो जो है अपने व्यापार की नीति
अपनाते हैं। इसी प्रकार से जो निवेशक होते हैं, निवेशकों के लिए भी प्रतिगमन का जो है काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि प्रतिगमन के बारे में हमें जो है आने वाले समय के अंदर जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, उन आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। और आर्थिक परिस्थितियों के आधार के ऊपर जो निवेशक है वो ये अनुमान लगाते हैं कि कौन से शेयर का मूल्य क्या रहेगा, किस कंपनी के शेयर के मूल्यों में वृद्धि होगी, किस कंपनी के मूल्य शेयर के मूल्यों में कमी होगी। और जब व्यापारियों को ये पता चल जाता है कि फलाना कंपनी के जो शेयर है उनमें वृद्धि होगी, तो वो जो है उस निवेश शेयर के अंदर जो अपना निवेश करेंगे। और जिसके अंदर ये लगता है कि आने वाले समय के अंदर इन शेयर के मूल्य कम होने वाला है, तो वहाँ से जो अपना इन्वेस्टमेंट वो निकाल लेंगे, उन शेयर को वो बेच देंगे। तो इस प्रकार निवेशकों के लिए जी भी जो है प्रतिगमन काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। आगे प्रतिगमन की सीमाएं। अभी तक हमने प्रतिगमन का महत्व, प्रतिगमन की उपयोगिता या प्रतिगमन का जो लाभ किया था, उससे ये पता चलता है कि प्रतिगमन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये जो है सांख्यिकी की जो अवधारणा है प्रतिगमन की, ये व्यापारियों के लिए लाभदायक है, ये सरकार के लिए लाभदायक है, ये जो है निवेशकों के लिए लाभदायक है, ये आर्थिक नीति निर्माण में जो है सहायता करते हैं, ये भविष्यवाणी करने में भी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिगमन जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण होने के साथ साथ प्रतिगमन की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो ये सीमाएं कौन कौन सी है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्थायी संबंध की मान्यता। देखिए प्रतिगमन जो है इस अवधारणा पर आधारित होता है कि जो विभिन्न चर हैं, उन चरों के अंदर हमेशा ही जो है स्थायी संबंध होता है। यानी एक्स और वाई के बीच में जो संबंध है वो बी से संबंधित है। यानी बी की अगर आपने वैल्यू ले ली 0.5, तो ए और एक्स और वाई और एक्स के बीच में जो संबंध है वो 0.5 का ही रहेगा। लेकिन ये जो हमने समीकरण बनाई है, इस समीकरण में तो हमने मान लिया कि जो संबंध है ये स्थायी है, यानी ना तो 0.5 से कम होगा इनके बीच में संबंध, और ना ही इससे ज्यादा होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो बी की वैल्यू है कांस्टेंट नहीं रहती, और जब बी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी तो इनके बीच में ये संबंध है ये भी स्थायी नहीं होगा। तो जैसे ही संबंध में परिवर्तन होता है, वैसे ही जो प्रतिगमन का जो निष्कर्ष होता है या प्रतिगमन ने जो अज्ञात चर की वैल्यू दी है वो वैल्यू सही नहीं होती, या प्रतिगमन का निष्कर्ष है वो सही सिद्ध नहीं होता। तो इनकी ये जो अजम्पशन है कि विभिन्न जो चर होते हैं उनमें स्थायी संबंध होता है, संबंध में परिवर्तन नहीं होता, एक बार जो संबंध हमने स्थापित कर लिया वही संबंध हमेशा बना रहेगा, ऐसा जो है नहीं होता, जिसकी वजह से प्रतिगमन के जो निष्कर्ष होते हैं वो सदा सही नहीं होते। नेक्स्ट है दशाएं। प्रतिगमन जो होता है इसकी अवधारणा का प्रयोग कुछ विशेष दशाओं में किया जा सकता है, जैसे चरों के बीच में रेखीय संबंध। ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि x और जो y है उनके बीच में जो है एक रेखीय संबंध है। रेखीय संबंध का मतलब एक निश्चित संबंध है। तो इस प्रकार से अगर इनमें संबंध अरेखीय होता है तो अरेखीय संबंध की अवस्था के अंदर प्रतिगमन जो है वो उपयोगी सिद्ध नहीं होता, प्रतिगमन के जो निष्कर्ष होते हैं वो सही सिद्ध नहीं होते। तो प्रतिगमन का प्रयोग जो है कुछ विशेष दशाओं में किया जा सकता है, जब संबंध की मात्रा स्थायी हो, चरों के बीच में रेखीय संबंध हो। अगर इनके बीच में संबंध स्थायी नहीं है, चरों के बीच में अरेखीय संबंध है, उस अवस्था के अंदर प्रतिगमन जो है कार्य नहीं करता। आगे कृत्रिम संबंध। कई बार प्रतिगमन जो होता है वो बनावटी या कृत्रिम संबंध पर भी आधारित होता है। बनावटी या कृत्रिम संबंध का मतलब ये होता है कि हम पहले से ही मान लेते हैं कि भी दो चरों के बीच में ये पर्टिकुलर संबंध है, लेकिन वास्तव में जो है हो सकता है कि भी वैसा जो है प्रतिगमन के बीच दो चरों के बीच में संबंध ना हो। तो हमने जो एक बार संबंध मान लिया है अपनी तरफ से, जो है हमने बनावटी संबंध ले लिया है, अगर वो संबंध वास्तव में पाया नहीं जाता है तो उस अवस्था के अंदर जो है प्रतिगमन ज्यादा व्यवहारिक सिद्ध नहीं हो सकता। व्यवहारिक का मतलब प्रतिगमन के जो निष्कर्ष होते हैं वो उपयोगी सिद्ध नहीं होते। तो इस प्रकार से ये जो है प्रतिगमन की जो है कुछ सीमाएं थी। एक और सीमा है प्रतिगमन की। प्रतिगमन जो होता है एक जटिल धारणा है। प्रतिगमन से जो है वो निष्कर्ष निकालना, प्रतिगमन को समझना, ये जो है आम आदमी के लिए आसान बात नहीं है। जब ये
समझना इतना मुश्किल है, इसके निष्कर्ष निकालना जो काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसका जो उपयोग है वो करना भी काफ़ी कठिन होता है। तो इस वजह से जो प्रतिगमन की धारणा जो काफ़ी जटिल है। और इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।